नमस्कार साथियों, मैं धीरेंद्र कुमार गुप्ता गोरखपुर का रहने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। मैं किसी पार्टी या समुदाय से नहीं हूँ। हाँ, व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो मैं आदरणीय मोदी जी को बहुत मानता हूँ और प्रधानमंत्री पद पर मैं वापस से आदरणीय मोदी जी को ही चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि देश की ज़्यादातर जनसंख्या, ज़्यादातर जनता आदरणीय मोदी जी को ही प्रधानमंत्री पद के लिए चुनना चाहती है, क्योंकि हमारे देश की जनता आदरणीय मोदी जी को इस कदर पसंद करती है कि कुछ दिन पहले एक टीवी में एक पत्रकार ने एक महिला से प्रत्याशी को लेकर के प्रश्न किया था। तो उस महिला का जवाब था कि अगर आदरणीय मोदी जी किसी कुत्ते को भी प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर देंगे तब भी हम भाजपा को ही वोट देंगे, कमल को ही वोट देंगे, तब भी उनका वोट आदरणीय मोदी जी को ही जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत सम्मान की बात है, ये हमारे आदरणीय मोदी जी के लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता आदरणीय मोदी जी का इतना सम्मान कर रही है, उनके सम्मान के लिए किसी कुत्ते को भी वोट देने के लिए तैयार है, तो क्या आदरणीय मोदी जी को हमारे देश के लिए, जनता के लिए यह विचार करने के लिए कि उन्हें उनके बीच में किस तरह का प्रत्याशी चाहिए, या जिन प्रत्याशी को उन्होंने उतारा है उन्हें जनता पसंद कर रही है भी कि नहीं, उन्होंने पिछले कार्यकाल में जनता के लिए क्या किया, अपने क्षेत्र के लिए क्या किया, जनता के बीच उनकी लोकप्रियता कितनी है, उनके पिछले 5 साल में कार्य प्रगति क्या है। इस बात का अवलोकन किए बिना ही आदरणीय मोदी जी किसी को भी प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर दे रहे हैं। ये जनता मतलब इसका जवाब कैसे दे, बहुत कन्फ्यूजन में है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के पद पर आदरणीय मोदी जी को चाहती है, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में जिनको उन्होंने खड़ा किया है उनको नहीं चाहती। अब ये असमंजस का कारण बन जाता है। और चूँकि यहाँ बात आदरणीय मोदी जी की है, उनके सम्मान की है, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसी प्रत्याशी को फिर से वोट देकर के उनको जितवा देती है, और जिससे उन प्रत्याशियों का मनोबल या गुरूर काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। उन्हें ये लगने लगता है कि मैं तो भाजपा प्रत्याशी हूँ तो जीत ही जाऊँगा, चाहे कुछ करूँ या ना करूँ। अभी 2-4 केसेस आपने देखे होंगे कि कहीं किसी जगहों पे किसी प्रत्याशियों का काफ़ी विरोध हो रहा है। हालांकि उस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ये आदरणीय मोदी जी को विचार करना चाहिए था कि अगर हम किसी प्रत्याशी को उतार रहे हैं तो क्या वो प्रत्याशी को वहाँ की जनता पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है। इसी संबंध में मैंने पिछले लोकसभा चुनाव में के पहले आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय अमित शाह जी को, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को मैंने एक पत्र के माध्यम से यह बताने का और सुझाव देने का प्रयास किया था कि आपकी जनता आपको फिर से प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, लेकिन प्रत्याशियों को टिकट देने से पहले जनता के बीच कौन से प्रत्याशी लोकप्रिय हैं, कौन से प्रत्याशी को जनता चाहती है, इसका मूल्यांकन करने के बाद, इसका अवलोकन करने के बाद ही प्रत्याशी को टिकट दिया जाए। लेकिन पिछला लोकसभा चुनाव बीत गया, ये 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया।
इस बीच में मेरे लेटर का कोई भी जवाब नहीं आया। मैंने कुछ महीने पहले से आदरणीय मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मिलने का प्रयास किया कि अगर हो सकता है कि मेरी मुलाकात हो जाए, तो मैं अपनी बातों को उनके सामने रख कर के और प्रत्याशियों को बदलने की बात कहूँगा। लेकिन चूँकि मैं ठहरा आम इंसान और उस लेवल तक जाने के लिए मुझे लगता है कि या तो आपके पास बहुत पावर हो या आप किसी पद पे हों, तब आप उस पोजीशन पे पहुंच सकते हैं। हम आम जनता के लिए वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल कार्य हो जाता है, जिसकी वजह से मेरी मुलाकात मेरे माननीयों से नहीं हो पाई। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे उस मुकाम तक या उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए उस पद की आवश्यकता है और उस पद पर जाने के लिए मुझे आपका साथ चाहिए, मुझे आपके साथ की आवश्यकता है। मैं कार्य तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ही करना चाहता हूँ। मैं उनकी सभी योजनाओं को आप तक सफलतापूर्वक संपन्न कराना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे वहाँ पहुँचना अति आवश्यक है। चूँकि मेरी वहाँ तक पहुँच नहीं बन पाई थी, इसलिए मुझे कोई भाजपा से या किसी उस पार्टी से टिकट का तो कोई गुंजाइश ही नहीं था। तो मैंने यह डिसाइड किया है कि मैं आपके माध्यम से भाजपा समर्थित निर्दल प्रत्याशी के रूप में मैं संत कबीर नगर से चुनाव लड़ने का विचार कर रहा हूं और मेरी ये लड़ाई भाई प्रवीण निषाद से नहीं है। मेरी ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ उन सभी प्रत्याशियों से है जो प्रत्याशी अपने कार्य क्षेत्र में पिछले 5 सालों में या जो 10 सालों में कोई भी काम नहीं किए हैं या अपने कार्य क्षेत्र में सिर्फ चुनाव के दौरान ही जाते हैं, कभी-कभी तो चुनाव के दौरान भी नहीं जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ वो प्रत्याशी दोबारा कभी उस क्षेत्र में दिखते भी नहीं हैं कि उस क्षेत्र की में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन सी योजनाएं ग्राउंड पर हैं, कौन सी योजनाओं केवल पेपर में ही ख़त्म हो गई। खैर मैं किसी प्रत्याशी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन अगर सारा काम आदरणीय मोदी जी ही करेंगे तो प्रत्याशी किस लिए चुने जाते हैं या प्रत्याशी का रोल क्या है? फिर तो सभी लोकसभा सीटों से आदरणीय मोदी जी को नामांकन करके और सभी सीटों से उन्हें चुनाव लड़ लेना चाहिए, अगर प्रत्याशी का कोई रोल नहीं है तो मेरा मानना है कि प्रत्याशी भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे देश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आपका साथ मिलेगा तो मैं जो चुनाव आने वाला है, हमारे यहाँ चुनाव 7वें चरण में है, अगर ये 10 दिन का गैप है, इस 10 दिन में आपका मुझे प्यार और आशीर्वाद मिलेगा तो मैं भाजपा समर्थित निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने का विचार कर रहा हूँ। चुनाव लड़ने का मेरा मुख्य कारण है कि अपने कार्य क्षेत्र में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना। आज आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ की शिक्षा व्यवस्था का स्तर क्या है। प्राइवेट स्कूलें खुलते जा रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के जो टीचर हैं वो इंटर, बीए, बीएससी करके 2000, 3000, 10,000, 5,000 पे नौकरी कर रहे हैं। उनका स्टैंडर्ड क्या हो सकता है? और हमारे सरकारी विद्यालय में जो टीचर हैं वो सुपर टेट, सी टेट और
कई लाख स्टूडेंट को पीछे छोड़ करके और एग्ज़ाम में पास करके अध्यापक बन रहे हैं। तो वहाँ पर बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं और बच्चे वहाँ पढ़ना चाहते हैं जहाँ पे टीचर की कोई क्वालिटी नहीं है। तो इसका मुख्य कारण क्या है कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं सरकारी स्कूल में भेजना चाहते हैं? क्योंकि मेरे पिताजी इंटर कॉलेज में टीचर हैं और मैं रोज़ देखता हूँ कि स्थिति क्या है स्कूलों की। तो मुझे जो समझ में आया, मेरे समझ से कि स्कूलों की स्थिति, स्कूलों में बच्चे इसलिए नहीं जाना चाहते हैं या गार्जियन इसलिए नहीं भेजना चाहते हैं क्योंकि स्कूलों की व्यवस्था मतलब बद से बदतर हो गई है। वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था बद से बदतर हो गई है। हमारे देश के नेता जैसे ही किसी पद पर आते हैं तो वो अपने तमाम इंटर कॉलेज, हाई स्कूल, बीए, बीएससी, डिग्री कॉलेज, तमाम तरह के स्कूलों को जो है खोल लेते हैं और खोल करके अब उसको अपना एक व्यापार का रूप दे करके उसमें बच्चों को दाखिला दिलवाते हैं। लेकिन कभी भी किसी सरकारी स्कूल को प्रमोट करने के लिए आगे नहीं आते हैं और सारा का सारा दबाव पड़ जाता है टीचरों के ऊपर कि टीचर, अध्यापक जो है घर-घर घूम करके जा कर के बच्चों को इकट्ठा करें, बच्चों से बात करें, बच्चों के गार्जियन से बात करें कि आप हमारे सरकारी स्कूल में बच्चों का दाखिला कराएँ। हम फ्री में पढ़ाएँगे, हम खाना देंगे, हम पानी देंगे, जो भी है। बावजूद इसके कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में दाखिला करने को राज़ी नहीं है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की व्यवस्था, और ये व्यवस्था देखने की ज़िम्मेदारी किसको है? हम किस लिए जनप्रतिनिधि को चुनते हैं? उनको ये देखना चाहिए जो कमियाँ हैं उस कमियों को दूर करना चाहिए, उस कमियों को पार्लियामेंट तक ले जाना चाहिए, वो उस कमियों को मुखिया तक ले जाना चाहिए। मुखिया जानेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा। अगर कुछ भी नहीं करता है तो हर प्रतिनिधि के पास अपना खुद का कोष होता है। मुझे कन्फर्म तो नहीं है लेकिन मैं सुना हूँ कि 5 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास जो है उनका अपना खुद का कोष होता है। उस पैसे को भी यूज़ करके वो किसी अपने चाहे तो अपने कार्यक्षेत्र के स्कूलों को किसी प्राइवेट स्कूलों से कहीं बेहतर कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन अपने जो कोष के पैसे को वो किसी अपने ही स्कूल में या अपने जानने वाले के स्कूल में डोनेशन करके और वहाँ से पैसा वापस फिर खुद अपने लिए इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये ऐसे प्रतिनिधि की क्या ज़रूरत है हमारे क्षेत्र में, जो प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं कर सकता। सारा काम छोड़ देंगे कि हम मोदी जी हैं वो करेंगे। तो आपको किस लिए चुना गया भाई? जब आप कोई काम नहीं कर सकते हैं तो आपको क्यों चुना जाए? तो मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप ऐसे किसी भी प्रत्याशी को न चुनें जो प्रत्याशी आपके क्षेत्र में कभी आया न हो। आपको बल्कि मैं ये नहीं कहता कि आप किसी दूसरे पार्टी को चुन लीजिए, आप निर्दल प्रत्याशी को चुन लीजिए। निर्दल प्रत्याशी भी जीत करके भाजपा के पास ही जाएंगे क्योंकि अभी पिछले 1 साल पहले नगर निकायों का चुनाव हुआ, उसमें बहुत सारे निर्दल प्रत्याशी जीते। वो निर्दल प्रत्याशी जीत करके जैसे जीत दर्ज कराई, उन्होंने तुरंत भाजपा ज्वाइन कर लिया। भाजपा के अंडर में रह करके उनके नेतृत्व में अपने नगर निकायों में कार्य कर रहे हैं। तो सेम उसी प्रकार से अगर कोई निर्दल प्रत्याशी जीतता है तो उनको प्रेरित करके, उनको कह करके, उनको आप भाजपा ज्वाइन करवा करके उनको भाजपा में सम्मिलित कर दीजिए। कम से कम वो आपके हिसाब से रहेगा, वो आपके बीच का रहेगा। आज के जितने भी प्रत्याशी हैं, ज़्यादातर प्रत्याशी माफिया हैं, गुंडा हैं। तो उसमें उनसे आप बात कर नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर दहशत रहेगी, आपके अंदर डर रहेगा कि मैं इनसे उलझूंगा तो ये मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। तो ये डर के क्यों जीना? आप किसी निर्दल प्रत्याशी को, मैं ये नहीं कहता कि जो निर्दल प्रत्याशी हो वो अगर गुंडा निर्दल प्रत्याशी हो तो उसको आप जिता दें, तो कतई नहीं। अगर वो आपके हिसाब से हो तो, अगर वो
भाजपा से कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहता हो, वो माननीय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में काम करना चाहता हो, तो आप उसे जिता सकते हैं। क्योंकि मेरी लड़ाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, मेरी लड़ाई भाई प्रवीण निषाद से नहीं रहेगी, क्योंकि मैं एक ही संसदीय क्षेत्र से लड़ सकता हूँ, इसलिए मैंने इसको चुना है। लेकिन मेरी लड़ाई हर उस प्रत्याशी से है जो प्रत्याशी अपने कार्य क्षेत्र में कभी नहीं गया है, केवल और केवल चुनाव के वक्त गया है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि मेरे पास धन की कमी है, मेरी इनकम 10,000 रुपये पर मंथ है, तो मैं बहुत ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, इसलिए मैं आपके पास शायद ना पहुंच पाऊं, मैं आप तक ना पहुंच पाऊं। लेकिन इसलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं। और एक बार अगर मैं सांसद पद के प्रत्याशी होने के बाद जीत दर्ज कर लेता हूं, तो मैं उसके बाद तो फिर मेरी कुछ सैलरी होगी, मेरा कुछ बजट होगा, मेरा कुछ घूमने का, आपके तक पहुंचने का बजट होगा। तो उस बजट के हिसाब से मैं आप सभी अपने संसदीय क्षेत्र तक भ्रमण करके और क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या कमियां अब तक दूर नहीं हुई हैं, उन कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगा। अभी आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हर गांव में ये पानी की टंकी को लगा करके और घर में स्वच्छ जल का कनेक्शन कराया जा रहा है। लेकिन मेरे गांव में तो कनेक्शन हुआ भी और 3 महीने के बाद वो कनेक्शन बंद भी हो गया, सारे पाइपलाइन टूट गए हैं, कोई पानी की सप्लाई नहीं है। और मैं कम से कम ऐसे 50 गांव में जा चुका हूं जहां पे कनेक्शन हो गया, 2 महीने 3 महीने चल गया, उसके बाद फिर पानी का सप्लाई बंद हो गया, पाइप इधर का उधर हो गया, टूट गया, लेकिन कनेक्शन कोई देखने वाला नहीं है। क्या ये जनप्रतिनिधि का दायित्व नहीं होता है कि आखिर में पानी का कनेक्शन हुआ तो फिर चल क्यों नहीं रहा है, उसका कारण क्या है, कहाँ से कमी आ रही है, वो नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका कमीशन उनके पास पहले ही पहुंच चुका होगा, उन्हीं के किसी जानने वाले के पास उसका टेंडर होगा, उन्हीं के किसी के जानने के वाले उनका वो अंडर में काम कराया गया होगा, तो वो क्यों बोलेंगे। इसलिए मैं आपसे इस सिस्टम में आने के लिए, इस सिस्टम में ऊपर तक पहुंचने के लिए, इस सिस्टम में आपकी बात को रखने के लिए आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या कमियां हैं, आपकी क्या अच्छाइयां हैं, आप किस चीज़ से आप परेशान हैं, इस बात को रखने के लिए मुझे इस सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से विनम्र निवेदन करता हूं कि इस बार के लोकसभा चुनाव में संत कबीर नगर संसदीय क्षेत्र से मुझे निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनने का अवसर दें। और मैं आपके लिए अभी तो नहीं, लेकिन जीत दर्ज करने के बाद मैं सभी संसदीय अपने कार्य क्षेत्र में खुद भ्रमण करके वहाँ के जनता से, वहाँ के लोगों से, वहाँ के विधायक से या वहाँ के प्रधान से मिल करके वहाँ की क्या व्यवस्था है, क्या कमियां हैं और कौन सी योजना ज़मीन पर है, कौन सी योजना केवल पेपर में है, इसको देख करके और सुधारने का कार्य करूंगा। और जीत दर्ज करने के बाद मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि शिक्षा व्यवस्था, कम से कम अपने कार्य क्षेत्र के स्कूलों को तो मैं इस कदर बनाने का प्रयास करूंगा कि कॉन्वेंट स्कूल या जो नर्सरी स्कूल हैं, हमारे प्राथमिक विद्यालय के आसपास के जो नर्सरी स्कूल हैं, वहाँ के बच्चे भी हमारे प्राथमिक विद्यालय में आने के लिए मजबूर हो जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ के अध्यापक उनसे कहीं ज़्यादा एजुकेटेड हैं। बस इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ की व्यवस्था की वजह से हमारे स्कूलों में बच्चों का दाखिला नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से टीचर के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है कि आप जा कर के बच्चों को बात करके, उनके गार्जियन से बात करके एडमिशन कराएं। मेरी दूसरी प्राथमिकता होगी कि जो भी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, चाहे वो शौचालय से लेकर के पानी टंकी का हो या ये किसान से संबंधित कोई
योजना हो या महिला से संबंधित कोई योजना हो या ग्राम से संबंधित कोई योजना हो, जो भी योजनाएँ हैं उस योजनाओं को हम कितना ज़्यादा अपने गाँव तक, अपने कार्यक्षेत्र तक, अपने लोगों तक पहुँचा सकें, ये मेरा मुख्य कारण होगा यहाँ पे आने का। बाकी जो सरकार अपनी योजनाएँ चला रही हैं, वो तो चला रही हैं, तो वो सेंट्रल से आ रहा है, लेकिन हमें अपने लोकल स्तर पर हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं, इनका दायित्व होता है कि उस योजना को यहाँ पर सफलतापूर्वक सफल करके और उसका लोगों तक पहुँचा करके सभी ज़रूरतमंदों को उस योजना का लाभ मिल सके। जय हिंद, जय भारत। अभी हमें चूँकि नामांकन नहीं किया है, आपका प्यार और आशीर्वाद अगर मिलता है तो मैं ज़रूर नामांकन के लिए प्रक्रिया करूँगा और जैसे ही मुझे कोई सिंबल मिलता है, उस सिंबल को फिर से इस वीडियो के माध्यम से मैं उस सिंबल को लेकर के आपके पास इस वीडियो के साथ शेयर करूँगा। जय हिंद, जय भारत।